Hello friends, in this video we are going to learn about a chapter called electricity from 10th standard science with reference to NCERT. तो फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट मीन्स पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ओवरव्यू लेकर समझ रहे हैं। ओके, तो ऐसा यूनिट के बारे में देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक करंट की, और फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, या फिर यही देख लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ओके, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स है, और ये कहाँ होता है, कंडक्टर में। इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। ओके, और इसको मेज़र किया जाता है एमीमीटर द्वारा। मैथमेटिकली इसको I = Q/T के थ्रू मेज़र किया जाता है, जहाँ पे Q जो होता है टोटल नेट चार्ज होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम T। ओके, तो Q चार्ज कितने टाइम में गया है ना, स्मॉल t से डिनोट होता है। ओके, और इसको एमीमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है सर्किट में। ओके, और इसको करंट को मेज़र करने के लिए कनेक्ट किया जाता है। ओके, सर्किट क्या होता है, ये सर्किट के बारे में डेफिनेशन है। ओके, तो सर्किट जो है वो कॉन्टिन्यूस क्लोज पाथ होता है। क्लोज इसलिए होता है क्योंकि अगर ब्रेक हो जाएगा तो करंट वहाँ से लीकेज हो जाएगा, फिर करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्लोज पाथ होता है और कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, सॉरी, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो ये तो देखा गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल से ही नेगेटिव टर्मिनल तक करंट फ्लो होता है। ओके, यानी जहाँ से हम स्विच ऑन करते हैं, जहाँ से करंट निकलना स्टार्ट होता है, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। ओके, और उसके फिर दूसरे एंड को हम नेगेटिव मान लेते हैं। कन्वेंशन है ये। ओके, कोई फिक्स नहीं होता, एक रेफरेंस ले लेते हैं, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग कन्वेंशन करते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स अब इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। पहले देखते हैं, फिर उससे पहले कि बेसिक डेफिनेशन चार्ज एक्चुअली क्या है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है एक एटम में, ठीक है, और यही चार्ज जो होता है, जैसे कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं, ये सब तो पता है, लेकिन जो हमारे कंडक्टर में फ्लो होता है करंट, ठीक है, अब वो करंट कौन से पार्टिकल, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो फ्लो कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कोई तो पार्टिकल होगा कंडक्टर में फ्लो हो रहा होगा, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, और इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमें पता है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होता है कोई भी चार्ज नहीं। तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करती है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करती है। कूलम जो होता है वो ऐसा यूनिट है चार्ज का। ओके, कूलम क्या है, ऐसा यूनिट है चार्ज का, और 1 कूलम ऑफ द चार्ज वो एक्चुअली में इसके बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम। और n पार्टिकल्स के लिए अगर हम बोले तो Q = Ne। Q क्या है, टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट = चार्ज बाय टाइम, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं I = Q/T, सिंपल रहेगा।
ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, एम्पियर, और 1 एम्पियर बराबर होता है 1/c एस इनवर्स, यानी कूलम सेकंड इनवर्स, कूलम बाय सेकंड भी कह सकते हो। और 1 मिली एम्पियर जो होता है 10⁻³ और माइक्रो एम्पियर जो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। करंट जो होता है वो मेज़र किया जाता है एमीमीटर के द्वारा, और इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह होता है। ओके, एमीमीटर होता है उसका लो रेजिस्टेंस, बिकॉज वाई लो रेजिस्टेंस, बिकॉज हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो इफेक्ट करेगा फ्लो ऑफ करंट को, और एमीमीटर करता है क्या, फ्लो ऑफ करंट को मेज़र करता है। अगर फ्लो ऑफ करंट इफेक्ट हो रही है तो वो फिर गलत रीडिंग ले लेगा, इसीलिए लो रेजिस्टेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेक एंड एज ऑपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवर होने के टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके बाद डिस्कवर हुआ था। इसीलिए हमें पता नहीं था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी कंडक्टर में फ्लो होती है और उससे हमें बिजली मिलती है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी तार में से जाती है और बिजली उत्पन्न करती है, ऐसी कौन सी चीज़ है, वो चीज़ का नाम पता नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम की खोज हुई, ये सब हुआ, तब हमें पता चला कि वो चीज़ इलेक्ट्रॉन था। इसीलिए हमने उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लिया सिर्फ, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है करंट वाज कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव चार्जेस, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो गया। फिर कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, फिर हम कहने लग गए कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन को नापते हैं। तो ये कन्वेंशन है एक तरीके से, है ना। और अगर एक्चुअली रीज़न के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो वो सब छोड़ो, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल करंट जो होता है ना, उसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। अभी फ़िलहाल हमने कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यहाँ पे देखी है। ओके, अब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती क्या है, वो डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर नहीं होता उस समय उसको माना गया था, उस डायरेक्शन को। ये पॉजिटिव मान लिया गया था कि चार्जेस जो होंगे पॉजिटिव होंगे, लेकिन एक्चुअली में हमारा माना गया गलत निकला गया। फिलहाल हम कन्वेंशनल को ही मान रहे हैं अभी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पहले सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम V इक्वल्स टू W/Q से डिनोट करते हैं। और ऐसा ही यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। 1 वोल्ट जो होता है जब सभी क्वांटिटी यूनिटी होती है तब 1 वोल्ट हमें वैल्यू मिलता है। यानी अगर हमारा वर्क जो है वो 1 जूल है, हमारा चार्ज जो है वो भी 1 कूलम है, ये सारी वैल्यूज़, ये सारी क्वांटिटीज़ अगर हम कहें तो अगर यूनिटी है तो हमारा जो रिजल्टेड क्वांटिटी होता है जिसे पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी यूनिटी आ जाएगा, यानी 1 वोल्ट। ओके, तो इस तरह कुछ इसको डिनोट करते हैं 1 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेज़र करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, और इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। अब इसका रीज़न क्यों है कि हाई रेजिस्टेंस होती है, तो हाई रेजिस्टेंस होने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में मापा जाता है। अब उन दोनों पॉइंट के बीच में करंट फ्लो हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में करंट, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, जैसे यहाँ पे बना कर दिखाता हूँ मैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ये फिक्स डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो कर रही है,
और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस PV। ओके, तो अगर यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होगा तो इसका मतलब हमें करंट फ्लो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम ठीक तरह माप पाएंगे। अगर कहीं भी हमें करंट अगर दिख जाए थोड़ा सा फ्लो करता हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए हाई रेजिस्टेंस होता है। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, और सिंबल इसका कुछ इस तरह होता है। और ये कुछ बातें जो होती है ना, ये जब हम वर्क इस फील्ड में काम करेंगे ना, आई मीन इस फील्ड में जब हम एक्चुअली काम कर रहे होते हैं तब हमें कुछ बातें बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। ये सब को तो कुछ बातें हम इसीलिए बताते हैं जिससे कि ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। ओके, फिर भी हम एक्चुअल चीज़ें जो है ना हम इस फील्ड में काम करके ही समझ सकते हैं। ओके, अभी हम तो काम नहीं कर रहे, अभी चीज़ें हम समझ रहे हैं सिर्फ। ओके, तो इस वक्त हम कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सेल इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल एक्चुअली क्या करता है, एक डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है तो उससे क्या होता है कि अगर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इससे क्या होगा कि कुछ चार्जेस फ्लो होंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़ीरो हो जाए, अगर यहाँ चार्जेस सेम हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ज़ीरो। ओके, दैट्स अ कॉन्सेप्ट। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जहाँ चार्जेस ज़्यादा होंगे वहाँ फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, हायर पोटेंशियल से होगा लोअर पोटेंशियल की तरफ। ओके, अब फ्रेंड्स देखते हैं सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी। ओके, इलेक्ट्रिक सेल कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, बैटरी को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी आपको, तो सिमिलरिटी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम इसको कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है एक सिंगल सेल है और बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, इसीलिए थोड़ी सिमिलर दिख रहा है। की जो होता है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक क्लोज की, ये क्लोज्ड की है और ये ओपन की है। ओपन की में क्या होता है, कोई डॉट नहीं होता है और इसमें डॉट होता है। ओके, और यहाँ पे साइन भी लगा रखा है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है। वायर जॉइंट, अगर जॉइंट है तो डॉट लगा देंगे, जॉइंट नहीं है तो ऐसे क्रॉस करके दिखा देंगे, है ना, हमने लिखा भी है क्रॉस करके जा रहा है तो विदाउट जॉइंट। इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ इस तरह भी दिखा सकते हैं, काफ़ी सिमिलर होता है, इजी भी रहता है बनाना। आप ऐसे ही बना सकते हो, अच्छा बनाना है तो। रेजिस्टेंस काफ़ी सिंपल ऐसा रहता है। रियोस्टेट, ये सब चीज़ें फ़िलहाल तो आपकी ज़्यादा यूज़ में नहीं रहेगी, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कुछ चीज़ें यूज़ रहेगी, ज़्यादातर तो वो यूज़ में ही आएगी आपके। रियोस्टेट ये होता है कुछ इस तरह भी होता है, ज़्यादातर जगह ऐसे भी दिखाते हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एमीमीटर हमने देखा ही है, कुछ इस तरह होता है। वोल्ट मीटर कुछ इस तरह। ओम्स लॉ देखते हैं फ्रेंड्स। ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 points of a metallic conductor is directly proportional to what, current passing through the circuit, provided that what, temperature remains constant। तो अगर टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो ये सभी लॉ जो है वैलिड नहीं होंगे उस वक्त। फिर वो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ये लॉ वैलिड होता है, ये लॉ सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही वैलिड है। ओके, तो इस लॉ को अगर हमें चेक करना है तो हमें कांस्टेंट टेम्परेचर को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच किसी मेटेलिक कंडक्टर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें से जो करंट पास कर रहा है। ओके, और वही करंट के बराबर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा इफ द करंट पासिंग थ्रू इट इंक्रीजेस। ओके, तो
एक्चुअली में अगर हम लॉजिकली सोचें तो यहाँ पे अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो मीन्स व्हाट, यहाँ पे ज़्यादा चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब चार्जेस यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इंक्रीज। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ चार्जेस। अगर डिफरेंस ऑफ चार्जेस डिफरेंस ऑफ चार्जेस एक जगह, डिफरेंस ऑफ चार्जेस ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कैसे ज़्यादा होंगे, डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है मतलब एक साइड ज़्यादा चार्जेस है, एक साइड कम है, तो डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। डिफरेंस इंक्रीज होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। तो डेट्स वाई यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से चार्जेस का फ्लो मीन्स करंट का फ्लो इंक्रीज करेगा। ये डायरेक्टली इंटरलिंक्ड होते हैं। ओके, आगे देखते हैं इस लॉ को। तो ये मैथमेटिकली कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पे जब इन दोनों वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वैल्यू उसको लेते हैं, V1 V2 V3 ऐसे ही डिफरेंट रीडिंग लेते हैं करंट की, और सभी को डिवाइड करते हैं तो हमें एक फिक्स्ड कांस्टेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये एक मेटल के लिए फिक्स्ड होता है, और उस मेटल का टेम्परेचर जो है ना वो भी फिक्स्ड होना चाहिए। काफ़ी मुश्किल होता है फ़िलहाल तो। अब वी आई ग्राफ जो होता है ओम्स लॉ का, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, कुछ इस तरह बनता है। और ये एकदम सीधा लाइन जा रहा है इसीलिए बिकॉज यहाँ पे कोई भी, यानी यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू जब आती है, दो जैसे v और i को जब डिवाइड करते हैं तो एक फिक्स्ड वैल्यू मिलता है हर एक पॉइंट पे। इस पॉइंट पर भी एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा, इस पॉइंट पर भी एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा। ओके ओके, और यहाँ पे फिलहाल हमें शायद रेशो मिल रहा होगा फिक्स्ड। ओके, वैल्यू भी फिक्स मिल सकती है। डिवाइड करने पे इन दोनों को जो रेशो मिलता है वो हमेशा फिक्स आता है। और रेजिस्टेंस जो होता है, यानी इन दोनों को जब वैल्यू लेते हैं तो इन दोनों की वैल्यू कुछ और आ रही होती है। ओके, और सीधे लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधा लाइन सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का लोचा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर V बढ़ गया तो I डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। V भी बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V यानी दोनों बढ़ेंगे, ठीक है, डायरेक्टली बढ़ेंगे। और यहाँ पे एक फिक्स्ड रेशो से बढ़ते हैं जिसको R कहते हैं। और रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के लिए, वो एक्चुअली में फ्लो ऑफ चार्जेस को रेजिस्ट करने की एबिलिटी होती है। रेजिस्टेंस इज व्हाट एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये कई बार हमारे फ़ायदे में भी होती है और कई बार हमारे फ़ायदे में नहीं भी होती है। SI यूनिट हमारा ओम होता है रेजिस्टेंस का। 1 ओम जो होता है 1 वोल्ट और 1 बाय एम्पियर, यानी 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है 1V होता है और करंट इसमें से जो पास कर रहा होता है वो 1 एम्पियर होता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो 1 ओम हो जाता है। अब रियोस्टेट की बात करते हैं फ्रेंड्स। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए इसका सिंबल भी रेजिस्टेंस जैसे ही होता है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों होता है ना, ये भी देखते हैं। तो कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट अ करंट। ओके, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। ओके, ये तो पता ही है हमें। अब रियोस्टेट क्या करता है कि क्या कहते हैं, कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं देता। ओके, हीटिंग इफेक्ट एक्चुअली क्या करता है पता है, कंडक्टर को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जिससे फ्लो ऑफ सर्किट
ब्रेक हो जाता है, जिससे कि हमारा एक्सपेरिमेंट ब्रेक हो सकता है, एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो सकता है। तो रियोस्टेट उस समय यूज़ करना ज़्यादा सेफ होता है। और ये सिंपली वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, करंट को रेगुलेट करता है, और जो हमारा वोल्टेज होता है उसको चेंज नहीं करता। यानी जो करंट का डिफरेंस होता है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो चेंज नहीं होता। अगर वो चेंज हो जाएगा ना फिर, तो क्या होगा उससे कि करंट जो फ्लो हो रहा है, वो फ्लो ऑफ करंट की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन इससे करंट थोड़ा सा एक जगह से रुक जाएगा, और थोड़ा करंट में हम रेगुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब वोल्टेज अगर डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो फिर करंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, करंट ढंग से फ्लो नहीं हो पाता। वोल्टेज ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाई वोल्टेज करंट काफ़ी स्पीड से ट्रांसफ़र होती है, देखा होगा आपने। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि फैक्टर्स कौन से होते हैं जो रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर जो होता है, अगर यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर है, वो उसके लेंथ, यानी जो कंडक्टर का लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के। अब ये सब चीज़ें जो है ना एक्सपेरिमेंटली देखी गई है, और एक रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर की, यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड करने का एक तरीका हमने एक्सपेरिमेंटली ड्राइव किया है। ओके, तो ये सब देखने के बाद हमें नेचर ऑफ मटेरियल, ओके, और टेम्परेचर तो डिपेंड करते ही है ना। ये सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन जाता है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए वैलिड होगा, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे ये रेसिस्टिविटी होती है ना, ये रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल आयरन है, ठीक है, गोल्ड है, तो उसके लिए अलग होगा वैल्यू। ये वैल्यू चेंज होती रहती है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। यूनिफॉर्म है तो उसका लेंथ, एरिया तो यूनिफॉर्म है तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म के लिए फिर दिक्कत हो जाता है, उसमें फिर अलग टेक्निक होता है फाइंड करने का। फिलहाल ये सिंपल सा है हमारा फॉर्मूला। आगे चलते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं हमें। तो रेसिस्टिविटी अभी हमने देखा पीछे, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल, ठीक है। एक मटेरियल का एक क्यूबिकल पार्ट, छोटा सा एकदम पार्ट, कोई मटेरियल एक छोटा सा क्यूबिकल पार्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। और उसकी साइड कैसी होगी, फिर एक छोटा सा एक क्यूबिकल पार्ट है तो यूनिट क्यूब कह सकते हैं, और 1 मीटर इसका साइड होगा हर एक एजिस का। और इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा इसके अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर, ठीक है, उस वक्त जो रेजिस्टेंस इसमें से क्रिएट होगा इस क्यूबिकल पार्ट से, उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं उस कंडक्टर की। यानी उतना रेजिस्टेंस तो वो करेगा ही करेगा क्रिएट, हम कितना भी कोशिश कर ले उससे कम रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता। यानी वो फिक्स रेजिस्टेंस होता है किसी मटेरियल के, है ना, ये चीज़ हम कह सकते हैं। इट्स ऐसा यूनिट ऑफ, हाँ, तो इसका ओमीमीटर ऐसा यूनिट होता है। और ये ओमीमीटर निकालते कैसे हैं, उस फॉर्मूले में रेसिस्टिविटी को एक साइड करेंगे, बाकी सबको उस साइड करेंगे, तो ओम मीटर आ जाएगा आपका। ओके, ठीक है ना। अब रेसिस्टिविटी जो होता है डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, ओके, लेकिन इट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर से तो हर चीज़ चेंज हो जाती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हमें कोई लॉ को अगर वेरीफाई करना है, तो ज़्यादातर लॉज जो होते हैं साइंस के फील्ड में वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, केमिस्ट्री में ज़्यादातर हो गया। ओके, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल
और अलोए कुछ इस तरह होता है 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर। ओके, और रेंज ऑफ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेटल्स की रेजिस्टिविटी होती है वो थोड़ी कम होती है, यानी उसमें करंट बड़ी इजीली फ्लो कर देता है। अलॉयज़ में नहीं होता इतना, अलॉयज़ में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अलॉय जो होते हैं बेसिकली, अलॉय मेटल को हम हीटिंग इफेक्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। और इंसुलेटर जो होता है ना, बेसिकली थर्मो इंसुलेटर भी सुना होगा आपने, तो ये सब हीटिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन द इस कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ओके, अलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज, जलता नहीं है रेडियली at high temperature, so they commonly used in electrical heating device। बताया था मैंने आपको, कॉपर और एल्युमिनियम जो है ना, ये हाईली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन एज दे हैव अ लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस होता है तो एकदम फटाटेदार स्पीड में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर हो गया, वहाँ पे भी कॉपर की वायरिंग होती है ज़्यादातर, काफ़ी अच्छे से डेटा ट्रांसफ़र होता है। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज देख लेते हैं। व्हेन अ रेजिस्टर, टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड टू एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज रेजिस्टेंस। और टोटल और रिजल्टेंट ओवरऑल इफेक्टिव जो भी हम बोलें, ये सभी रेजिस्टेंस सीरीज में हम कुछ इस तरह दिखाते हैं। और ये कुछ वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, तो ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं उसमें। करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस इज सेम। ओके, तो हर एक रेजिस्टेंस से जो करंट होगा वो सेम होता है। सीरीज में जो होता है एक ही लाइन में करंट फ्लो करता है ना, इसलिए सेम माना जाता है करंट को। और फिर हम सीरीज में जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट हो सकता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, सिंपल सा लॉजिक है, लार्जर होना चाहिए। अब यहाँ टोटल वोल्टेज जो होता है वो सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। अब क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे करंट तो सेम होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट हो सकता है। ये वोल्टेज यहाँ जाएगा तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है ना। 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, इन दोनों के बीच में कम हो सकता है ना। लेकिन पूरे में जो करंट होगा वो तो सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी आई करंट जाएगा, यहाँ पे भी आई, वो चीज़ तो सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम आई को कॉमन मान लेते हैं, और यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज है जो हमारा इक्विवेलेंट है, जो काफ़ी बड़ा आएगा, उसको वी के बराबर मान लेते हैं। और यहाँ पे फिर v को हम आई आर के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि v तो आई आर के बराबर होता ही है ना। तो इस तरह हम i को i कैंसिल कर देते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स हम यूज़ कर ही सकते हैं। और फिर हमारा कुछ इस तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है, जो कि सिंपली हम लॉजिकली भी फाइंड कर सकते हैं। सीरीज में तो ऐड ही करना होता है। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो होता है ना, वो थोड़ा सा याद रखने वाली बात होती है। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, वोल्टेज सेम होता है। अब ऐसा क्यों होता है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। और यहाँ पे मैंने शायद ड्राइंग नहीं बनाया वोल्टेज का, कोई बात नहीं। इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज और टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट। यहाँ पे ना रेजिस्टेंस कैसे लगा होता है, ऐसे ही सिस्टम होता है। ओके, और वोल्टेज ऐसे लगा होता है, रेजिस्टेंस सॉरी ऐसे लगा होता है। एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा होगा
और यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है ना, और ऐसे एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ओके। और इन सब में वोल्टेज जो होगा सेम होगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बन रहा है, ओके। लॉजिक है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें करंट बिल्कुल अलग हो सकता है ना, करंट अलग हो सकता है, इसमें कुछ और करंट जाएगा, इसमें कुछ और डिवाइड होकर जाएगा, है ना। हो सकता है इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो, है ना, तो इसमें करंट कम जाए, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो, ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आई ऑन वाई यानी करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है, कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनती है हमारी, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। और रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये कुछ डेफिनेशन है, इसी को अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, ओके। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो हर एक रेजिस्टेंस से छोटा होता है, ओके। पैरेलल में कनेक्टेड करने पर हमें रेजिस्टेंस कम मिलता है, इसीलिए पैरेलल में कनेक्टेड किया जाता है आज के टाइम पे। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला जो मैंने बताया, इन सीरीज व्हेन द कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन, नॉन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, सीरीज में, ओके। सीरीज में था ये। और डिफरेंट अप्लायंस हैव अ डिफरेंट requirement of current, this cannot be satisfied in series, that's why, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे करंट सेम रहता है सीरीज में, लेकिन करंट तो हमें अलग अलग चाहिए ना, अलग अलग अप्लायंस के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में जो होता है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे करंट जो है वो डिफरेंट हम सप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ पॉसिबल हो पाता है। यहाँ से करंट का सप्लाई कुछ और जाता होगा, यहाँ से करंट का सप्लाई कुछ और जाता होगा। अब ये कैसे हो सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके, ओके। सीरीज में क्या होता है, हम रेजिस्टेंस जो होता है ना, करंट का वैल्यू सेम होता है इसमें पूरे, क्योंकि पूरे कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट कंडक्टर लगा सकते हैं, ओके। अब हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट is purely resistive, the source of energy continually get dissipated entirely in form of heat. This is known as an heating effect of electric current. अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या बोलना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो वहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट होगी वो प्योरली हीट एनर्जी होगी, और जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे बन रहा होगा, पहले होता है इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ हीट जनरेट होगा, है ना। अब यही है हीटिंग इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगी, उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वहाँ पे हीट इफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है। यानी जितनी भी एनर्जी होगी उसके अंदर, जितनी भी एनर्जी उसमें क्रिएट हो रही होगी, सारी हीट के फॉर्म में डिसिपेट यानी क्रिएट होगी, हीट क्रिएट होगी सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में, और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माना जाता है। यानी जितना भी करंट हम उसमें पास करेंगे सर्किट में, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, माइक्रोवेव में यूज़ होता है ज़्यादातर, है ना। सभी करंट को हम, जितना भी करंट उसमें सप्लाई होता है वो सभी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका अगर जो एनर्जी है, एनर्जी अगर हम मान लें, हमें एनर्जी कौन सा चाहिए, हीट चाहिए, तो H मान लें, और ये एनर्जी कब ज़्यादा होगी, जब पावर ज़्यादा होगा। पावर सप्लाई अगर हमने ज़्यादा दे दिया तो करंट भी ज़्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए जब करंट ज़्यादा हो रहा है
तो सारे करंट हीट की फॉर्म में कन्वर्ट भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर इससे क्या होगा, हीट भी ज़्यादा जनरेट होगा, है ना। और ज़्यादा समय तक ये प्रोसेस करेंगे, तो कोई प्रोसेस अगर ज़्यादा समय तक होता है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा ही होता है। तो ये कॉमन लॉजिक लगाया। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं, कैपिटल टी को, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, पावर को पी वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो पावर जल्दी सप्लाई होगा, और यानी पर यूनिट में, यानी पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो करेंगे, है ना, तो इससे ही पावर इंक्रीज होगा, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे पावर का फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे हमने किसको रिप्लेस किया, V के जगह IR। ओके, अब यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले देख लिए। ओके, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये भी देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। ये कहता है कि अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी रेजिस्टेंस में, तो वो डायरेक्ट, ये जो हमने ड्राइव किया ना ऊपर, यही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसी को कहते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे क्या होता है, जब हीट जो जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ करंट के। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन करंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ओके, heating effect is desirable in devices like heater, electric iron, electric bulb, electric fuse, etc. ओके, इलेक्ट्रिक फ्यूज जब उड़ जाता है तो उसका उड़ना इसीलिए सही माना जाता है क्योंकि जो तार होती है वो सारे करंट को ज़मीन में पास कर देती है। फ्यूज़ उड़ जाता है तो किसी अप्लायंस में करंट सप्लाई नहीं होता। फिर हीटिंग इफेक्ट इज़ अनडिज़ायरेबल इन कंप्यूटर, बिल्कुल होता है, कंप्यूटर मॉनिटर्स, ओके, मोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप्स। ओके, इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट, ठीक है, और ज़्यादा पावर लेने की वजह से वो क्या हो जाता है, पावर अगर ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा क्रिएट होता है, यहाँ पे देखा था ना। उसके वजह से क्या होता है, वो फिलामेंट काफ़ी टाइम, यानी काफ़ी ज़्यादा केसेस में, ज़्यादातर केसेस में वो जल भी जाता है। ओके, फिलामेंट अपीयर्स अ हीट एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट is radiated in the form of light. Okay, filament of bulb is made of tungsten as it does not oxidize readily at high temperature. तो जल्दी ये जलता नहीं है वैसे। It has a high melting point, that's 3380 Celsius. The bulb has a filled with chemically inactive gases, यानी जो गैसेज अगर इन्वायरमेंट में आएगी भी बल्ब फूटने के बाद तो वो केमिकली किसी और चीज़ से रिएक्ट नहीं करेगी, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑर्गन होता है ज़्यादातर। टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, ज़्यादा रिएक्शन होगा तो फिलामेंट फिर उससे रिएक्ट करेगा, ख़राब हो जाएगा फिलामेंट, इसीलिए इनएक्टिव गैसेस को यूज़ किया जाता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इट इज़ अ सेफली डिवाइस to protect our electrical appliance in case of short circuit or overloading. Fuse is made of a pure tin alloy, copper and tin. Okay. Fuse is always connected in series with, अब सीरीज में कनेक्टेड क्यों होता है, कनेक्टेड इसलिए होता है क्योंकि अगर फ्यूज़ उड़ जाएगा तो उससे जुड़े हुए जितने अप्लायंस हैं वो भी बंद हो जाएंगे, नहीं तो झटका लग जाएगा। अप्लायंस बंद नहीं होंगे तो करंट उसमें जाता रहेगा, करंट जाता रहेगा, फिर बंदा करंट खाते रहेगा, है ना। तो फ्यूज़ उड़ने के बाद क्या होता है कि वो हट जाता है, झटका उटका नहीं लगता उसको, इसीलिए सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज़ हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ इज स्लाइटली हायर देन ऑफ द अप्लायंस।
अप्लायंस का जो करंट की कैपेसिटी होती है वो कम होती है फ्यूज से, यानी सारा करंट फ्यूज ले सकता है। ठीक है, फ्यूज जो होता है एक तरह से करंट सप्लाई करता है और अप्लायंस को शॉर्ट सर्किट होने से भी बचाता है। अब इलेक्ट्रिक पावर देख लेते हैं, रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब P इज इक्वल टू वी आई तो हम जानते ही हैं, V को IR के बराबर तो हम लिख ही सकते हैं, IR स्क्वायर आ जाएगा और फिर यहाँ पे भी V बाय I कर देंगे। ठीक है, तो I से I कट जाएगा, सॉरी V स्क्वायर बाय R हो जाएगा, R स्क्वायर, तो R स्क्वायर से एक स्क्वायर एक R कट जाएगा, V स्क्वायर बाय R हो जाएगा। करके दिखाए, I स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं, ठीक है, I स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे R पहले से ही है, एक R से एक R कट गया और हमारा कुछ ऐसे बच जाएगा V स्क्वायर बाय R। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, वाटर, वाट, सॉरी। और इसे W से दिखाते हैं, कैपिटल W, और 1 वॉट जो होता है 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के बराबर होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट की बात की गई है, करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। ओके, इस फॉर्मूले से हमने इसका यूनिट लिया। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर किलो में ले लेते हैं और कुछ नहीं, किलो वाट आवर। ठीक है, सेकंड में नहीं, आर में, KWH, यानी कोई भी सेकंड में थोड़ी यूज़ करेगा। अब सेकंड में अगर मान लो घंटे में एक तरीके से कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो छोटी वैल्यू आएगी, और सेकंड में फिर कन्वर्ट करने लग जाए छोटी। कमर्शियली हम ज़्यादा बड़ी यूनिट लेते हैं, और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अगर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं जब छोटी वैल्यू लिया जाता है कमर्शियल, लेकिन कमर्शियली बड़ी यूनिट का यूज़ किया जाता है, जैसे किलो वाट आवर। ठीक है, और 1 किलो वाट आवर इतने के बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे ना तो हमें मिल जाएगी, कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी। और 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 KWH होता है। अब इसका पैसा अगर मान लो 3 रुपये है, तो जितनी यूनिट आपकी आई, अगर 200 यूनिट आ रही है तो 600 रुपये हो जाएगा 3 रुपये के हिसाब से, है ना। ऐसे यूनिट भी कैलकुलेट कर लेना, सही रहेगा। फ्रेंड्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस सेशन। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।